स्वागत है आप सबका डिफेंस डिकोड पे। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ अपडेट को लेके। सबसे पहले हम बात करेंगे DRDO द्वारा कंडक्ट किए गए पिनाका MBRL के टेस्ट को लेके। तो आज पिनाका MK1 के एनहेंस्ड वेरिएंट की जो टेस्टिंग है वो की गई है, जिसका जो रेंज है वो MK1 के बेस वेरिएंट से ऊपर है। और यहाँ पे MK1 एनहांस्ड वेरिएंट की जो रेंज है वो 45 किलोमीटर के अराउंड है, जबकि जो प्रीवियस रेंज थी वो 37 किलोमीटर के अराउंड थी, जो कि आर्मी के लिए ऑलरेडी मैन्युफैक्चर किए जा चुके हैं। और कुछ जो रॉकेट हैं वो अभी भी प्रोडक्शन में है। तो यहाँ पे पिनाका MK1 के बेस वेरिएंट को रिप्लेस करने के लिए ये जो इनहांस वेरिएंट है वो बनाया गया है, जिसमें प्रोपेलेंट की क्वालिटी को लेकर काम किया गया है। प्लस यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर का जो इन्वॉल्वमेंट है MK1 के इनहांस वेरिएंट में वो ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे पिनाका जो MK1 है उसको बनाने जा रही है सोलर इंटरप्राइज की इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड। तो ये लोग बनाने जा रहे हैं पिनाका मार्क 1 के इनहांस वेरिएंट को। अगर डिफरेंस की बात करते हो कि क्या कुछ आपको यहाँ पे इम्प्रूव देखने को मिला है, तो यहाँ पे इन दोनों ही रॉकेट की जो कैलिबर है वो 214 mm है। यहाँ पे जो की डिफरेंस है वो आपको दिख रहा होगा लेंथ में। लेंथ पिनाका MK1 इनहांस वेरिएंट की कम है, जबकि जो वॉरहेड है ये दोनों ही कैरी कर रहे हैं 100 kg के अराउंड। एक्यूरेसी की बात करोगे तो यहाँ पे कहीं न कहीं एक्यूरेसी को इम्प्रूव करने के लिए ये जो टेस्ट है वो कंडक्ट किया गया होगा आज। नहीं तो इनहांस वेरिएंट की जो टेस्टिंग है वो ऑलरेडी कर ली गई थी, और इसीलिए इम्प्रूवमेंट के रूप में आपको इसके नोज पे जो फिन है वो दिख रहा होगा, जो कि MK1 इनहांस मॉडल में पहले नहीं थी। ये आपको यहाँ पे नया देखने को मिला है। वेट की बात करते हो तो मार्क 1 के बेस वेरिएंट और इस वेरिएंट में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जिस प्रकार से जो रेंज है वो 10 किलोमीटर के अराउंड बढ़ रही है, उसको देखते हुए MK1 के बेस वेरिएंट के मुकाबले स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए जो नंबर ऑफ फिन है वो बढ़ाए गए हैं, जबकि जो फिन की शेपिंग है वो इससे पहले वाले वेरिएंट में रैप अराउंड शेप में थी, यानी कि कर्व शेप में थी। यहाँ पे जो फिन की शेपिंग है फ्लैट रैप के रूप में दिया गया है। और इससे क्या होता है, जैसे ही आप एक हायर मार्क नंबर पर ट्रैवल करते हो तो जो एक डायनेमिक इंस्टेबिलिटी है वो जनरेट होती है आपके सिस्टम में। और वहाँ पे उस चीज़ को स्टेबलाइज करने के लिए स्टडीज के दौरान ये पाया गया था कि जो आपके फ्लैट फिन है और उनके नंबर आप बढ़ा देते हो तो आपके सिस्टम को अच्छे से स्टेबल रखते हैं एक हायर मार्क नंबर पे। हम सभी जानते हैं कि जो पिनाका है वो ट्रैवल करता है 4 मार्क से ऊपर। तो जैसे ही आप जो मार्क नंबर है वो बढ़ाते हो एक कर्व फिन के साथ, तो आपकी जो स्पिन और एक्सेलरेशन प्रोफाइल है वो डिस्टर्ब हो जाती है। और यहाँ पे उसी को स्टेबलाइज किया गया है फ्लैट फिन के हेल्प से। यहाँ पे MK1 इनहांस का जो कैरियर है उस पॉड में 6 रॉकेट आ सकते हैं, जबकि इससे पहले वाले वेरिएंट में यानी कि MK1 के बेस वेरिएंट में एक पॉड में सिर्फ 4 रॉकेट थे। तो वो चीज़ यहाँ पे बढ़ाई गई है। बात करते हुए CEP की, तो जो इसकी CEP है वो कहीं न कहीं 30 मीटर के अंदर रहने वाली है। यहाँ पे इस CEP को लेके कुछ लोग का मानना होगा कि CEP कुछ ज़्यादा है। तो जिस प्राइस रेंज के आपके पिनाका हैं उस प्राइस रेंज में देखते हो तो जो आपको CEP है वो पर्याप्त मिलेगी। एक पर्टिकुलर एरिया में आप मल्टीपल रॉकेट फायर करके जो भी आपके टारगेट हैं उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो यहाँ पे पिनाका MK1 के इनहांस वेरिएंट में जो रेंज है वो इम्प्रूव हो रही है, जबकि जो लेंथ है वो कम हो रही है। इस चीज़ को आप देखते हो तो कहीं ना कहीं जो प्रोपेलेंट की क्वालिटी है वो बढ़ाई गई है, यानी कि जो आपका सॉलिड रॉकेट मोटर है वहाँ पे जिसकी क्वालिटी है वो इम्प्रूव की गई होगी। बेसिकली आपके रॉकेट में प्रोपेलेंट को भरने के 2 तरीके होते हैं। पहला तो ये हो गया कि आपने प्रोपेलेंट को कहीं और सॉलिडिफाई किया है और उसको लाके आप कास्ट कर देते हो एक कार्ट्रिज के अंदर। तो ये पहला मेथड हो गया जो कि आपके पिनाका मार्क 1 में इस्तेमाल किए जा रहे थे। दूसरा मेथड ये होता है कि आप कार्ट्रिज केसिंग में ही जो प्रोपेलेंट होंगे यानी कि लिक्विड फॉर्म में उनको जमा दोगे। इसको आप बोल देते हो केस बॉन्डेड ग्रेन कॉन्फ़िगरेशन। तो संभवतः आपके इनहांस वेरिएंट में ये जो सेकंड केस है वो अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे सभी बातों का सार ये है, पिनाका 1 के बेस वेरिएंट को रिप्लेस करने के लिए ये जो इनहांस वेरिएंट है वो बनाए गए हैं, जिनकी जो रेंज है और एक्यूरेसी है वो दोनों इंप्रूव हो रही हैं। बात कर लेते हैं एक और अपडेट के बारे में जो कि IAF की तरफ से है। और IAF ने ओडिशा कोस्ट से एक 10 किलोमीटर की दूरी पे मिसाइल फायर की है, शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल। तो अभी इसको लेके क्लियर नहीं है कि ये कौन सी मिसाइल फायर की गई है, लेकिन जैसा डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि ये एक रशियन मिसाइल थी, तो संभवतः जो आपके R-73 हैं वो हो सकते हैं जिनको सुखोई 30 MKI से फायर किया गया है। और पॉसिबली R-73 का जो इम्प्रूव्ड वेरिएंट है वो टेस्ट किया गया है मिसाइल के सीकर से टारगेट को लॉक करके। यहाँ पर जो टारगेट था वो जो आपका एक्सपेंडेबल मैन्यूवरेबल व्हीकल है यानी कि MEAT, उसके रूप में टारगेट को रखा गया था। तो प्रॉब्ली टारगेट के हीट को देखते हुए ही ये जो एयर टू एयर क्लोज कॉम्बैट मिसाइल थी और इसका जो सीकर था उसने टारगेट को लॉक किया होगा। सो यहाँ पे Su-30 MKI से भी जो टेस्ट है वो कंडक्ट किया गया है। बात कर लेते हैं अगले अपडेट की, जो कि IAF को रिसीव होने वाले रफाल्स को लेके है। हम सभी जानते हैं कि IAF ऑलरेडी 5 रफाल को इंडक्ट कर चुकी है और 3 और रफाल्स 4 नवंबर को आने थे फ्रांस से, जो कि लैंड कर चुके हैं IAF के जामनगर एयरबेस पे। और ये वही एयरबेस है जिसको अभी हाल ही में एक नया रडार सेंटर दिया गया है। तो यहाँ पे IAF के जो भी रफाल्स फ्रांस से उड़े थे वो बीच में कहीं रुके बिना सीधे भारत में वो लैंड किए हैं, जो कि इससे पहले वाले डिलीवरी में नहीं हुआ था। वहाँ पे जो स्टॉप है वो लिया गया था UAE में। तो ये कहीं ना कहीं IAF की जो लॉन्ग रेंज ऑपरेशन कैपेबिलिटी है उसको दर्शाता है। 3 बार जो रिफ्यूलिंग है वो की गई है
सो अभी फिलहाल ये जामनगर एयरबेस पे ही कुछ थोड़े बहुत मेंटेनेंस करके पहुंचा दिए जाएंगे इनके अपने ओरिजिनल बेस पे जहां से ये ऑपरेट होने हैं, यानी कि अंबाला से। तो अंबाला बेस पे 1 या 2 दिनों में पहुंचा दिए जाएंगे। सो अब इस तरह से आईएएफ की इन्वेंट्री में जो रफाल के नंबर हैं वो 8 हो चुके हैं और टोटल तकरीबन 36 रफाल आने हैं, जिनकी जो डिलीवरी है वो 2021 के अंत तक या फिर 2022 के शुरू में कंप्लीट कर ली जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।